क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये सब दिए गए हैं, इन सभी संख्याओं का हमें गुणनखंड करके इन्हें अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ 140 है। अब आप लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, यानी 2 से इसको विभाजित करेंगे। तो 2 साते 14, फिर 2 से अगर इसको फिर विभाजित करेंगे तो 35 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 साते 35, फिर 7 एकम 7, यानी तब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है वह 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। अब इसको और भी न्यूनतम रूप में अगर लिखना चाह रहे हैं तो देखिए 2 का गुणा कितने बार हुआ है, यानी इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसलिए 2 के घात पे 2 लिखेंगे। 5 एक बार आया है तो किसी भी संख्या के घात पे धनात्मक मान 1 नहीं लिखा जाएगा। ये पहली संख्या का हल हुआ। अब इसके बाद दूसरा नंबर है 156। 156 को अगर हल करेंगे तो फिर इसको 2 से काटेंगे। तो 2 साते 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18। अब तो 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, फिर अब 13 से विभाजित होगा तो 13 कम 13। अब इसके बाद 156 यहाँ लिख लीजिए और इसके अभाज्य गुणनखंड को इसके सामने लिखिए। देखिए 2 है, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है और 13। तो देखिए इसमें 2 जो आया है वो 2 बार आया है, इसलिए 2 के घात पे 2 लिखेंगे, फिर गुणे 3 लिखेंगे, गुणे 13। तो 2 क्वेश्चन अब तक हो गए। अब इसके बाद अगला है तीसरा नंबर। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा ये था 3825। अब देखिए जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 होगा या 3 हो, मतलब अगर 5 होगा तो वह संख्या 3 से कटेगी या तो 5 से विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले 3 से काट के देखते हैं कि कटेगी कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, फिर 2 बचेगा, 3 साते 21, फिर 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, क्योंकि इसमें का 1 बचेगा। अब इसके बाद 5 से विभाजित करिए, तो 5 8 40, 50 25। इसके बाद फिर 5 से विभाजित करिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा। और इसके बाद आप फिर 17 से विभाजित कीजिए, तो 17 कम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको देखिए 3 जो आया 3 2 बार आया, इसलिए 3 के घात पे 2 लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 17। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5005। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो 5 से इसको विभाजित कीजिए, 5 एकम 5, 0 0 1। अब इसको इस 7 से विभाजित करिए, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, अब यहाँ बचेगा 3 तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, अब 2 बचेगा तो 21, तो 7 लिखे 21। अब इसके बाद अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, फिर इसके बाद आप 13 से इसको विभाजित कर दीजिए। यानी इस संख्या का 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है। अगर आपको उधर नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के किनारे कुछ अंक कट भी जाते हैं, मतलब नहीं दिखाई देते हैं। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका बच गया लास्ट, 7429। तो
इनको अगर हल करेंगे तो 5वें क्वेश्चन को देखिए अब यहाँ पर हल कर रहे हैं। 7429। अब इस नंबर को किस संख्या से काटेंगे? तो सबसे पहले इस संख्या को 17 से काटिए, क्योंकि ये छोटी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या नहीं दिख रही है। 17 चौका 68। अब देखिए आप 74 में से 68 को माइनस कर लीजिए। जब घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, यानी आपका कितना बचेगा यहाँ पर 6। अब इसके बाद यहाँ 2 बच रहा है तो 62 हो जाएगा। तो 17 तियाँ यानी 3 बार भागा जाएगा तो 51 हो जाएगा। घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ 9, 119। तो 17 साते 119। अब यहाँ पर आप 17 साते 119 इसको काट दिए, विभाजित कर दिए। अब इसके बाद अगला जो नंबर है वह 19 से विभाजित होगी संख्या। तो 19 दूनी के 38, यानी आप 43 में से 38 को माइनस कर लीजिए। तो 43 में से जब 38 को माइनस करेंगे तो ये कर्ज जब देगा 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद बच गया 7, 57। तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। अब इसके बाद आप 23 से इसको विभाजित कर दीजिए तो 23 से यह एक बार में कट जाएगा। तब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर आपको लिखना हो कि 7429 है, ये 7429। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर लिखना होगा तो देखिए एक 17 प्राप्त हुई है संख्या, दूसरी 19 है और तीसरी 23। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के संपूर्ण भाग कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का, और इसमें लिखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। लेकिन किनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर? तो उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा उनका गुणनफल। ये दिखाना हम लोगों को, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने के लिए यहाँ पर लिख लिया है। तो 26 ये हमने संख्या को रख लिया यहाँ पर। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप 2 से विभाजित करेंगे। जब 2 से विभाजित करेंगे 2 कम 2, 2 तियाँ 6। अब इसके बाद ये संख्या 13 से ही विभाजित होगी, तो 13 कम 13। तो आपने 26 को विभाजित कर दिया। अगला नंबर इसके साथ 91 है। अब 91 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विभाजित करना है। तो इसको 7 से काटिएगा, तो 13 साते 91। फिर इसके बाद आप 13 से इसको विभाजित कर दीजिए, तो ये ऐसे हो गया। अब आप देखिए क्या है, 26 पहले लिखेंगे और 26 के जितने अभाज्य गुणनखंड होंगे वो यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। 2 गुणे 13। इसके बाद 91, तो 91 के भी अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो, वही एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ होता है उसको रख के, और उसके साथ जो संख्याएं उसके साथ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उनको आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो वह एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इन दो संख्याओं का हम एचसीएफ लिखेंगे, यानी 26, या आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ दिखाई दे रहा है 13, तो आप 13 लिख दीजिए। एलसीएम, तो एलसीएम में जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ, पहले उसको रखते हैं, तो दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों के गुणनखंड में वह संख्या होनी चाहिए, तो यह संख्या 13 है। इसके बाद जो संख्या दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में न हो उसको भी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है और ये 7 है। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 13 तो आप यहाँ पर लिख लीजिए या यहीं पर गुणा कर लीजिए। देखिए 13 पहले लिखेंगे हम लोग, गुणे 7 दूनी के 14। अब इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा,
13 चौका 52 और हासिल हो जाएगी 5। फिर इसके बाद 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ दीजिए तो 18 हो जाएगा। यानी 26 और 91 इनका एलसीएम जो है 182 है और 26 और 91 इनका एचसीएफ क्या है 13 है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। आपका आंसर जो दिया होगा वो इतना ही दिया होगा, लेकिन हमें जांच करना है। जांच करने का मतलब कि हमें सिद्ध भी करना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया कि जांच कीजिए कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और ये फार्मूला भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यानी ये फार्मूला भी होता है और ये दिया भी गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल सिद्ध कीजिए कि उनके एलसीएम और इंटू HCF के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं, यानी हमें वही संख्या लेनी है जिनका HCF और LCM लेना है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 26 है और इसका दूसरा अंक क्या है 91, ये संख्या हो गई। इसके बाद HCF, तो यहाँ HCF जो है 13 है, LCM 182 यहाँ पर है। अब देखिए इसका गुणा करना है, तो आप गुणा करके देख लीजिए। 91 में हमें गुणा करना है 26 से। जब गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 का गुणा 9 में करेंगे 6 9 54। अब 2 एकम 2, 2 9 18। अब जोड़ दीजिए, जब इनको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 और 1 में हासिल जुड़ जाएगी। यानी इसका इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366। अगर इतना ही इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी दोनों साइड का मान बराबर हो जाएगा तो पहला वाला क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 13 का गुणा किस में करना है 182 में। तो 182 गुणे 13 गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, 3 छक्का 3 8 24 और इसके बाद 3 एकम 3 1 4, 2 एकम 2, 8 एकम 8 फिर 1। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर 6 6 8 5 13 और हासिल है, यानी 2366 हो जाएगा। यहाँ पर 2366। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का मान आपस में क्या है बराबर। इसका मतलब कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका पहला भाग प्रूफ हुआ। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा भाग क्या है 510 और 92। तो इसके क्वेश्चन नंबर को हम लोग 2 की तरफ इनको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से पहले विभाजित कीजिए। 2 दूनी के 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 होगा बचेगा तो 2 5 10। अब इसके बाद आप इसको 3 से विभाजित कीजिए। 3 8 24, 3 5 15। अब इसके बाद इसको 5 से विभाजित कीजिए। 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब इसके बाद 17। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ 510 हम लोग लिख लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड जितने बार यानी जिन जिन संख्याओं से कटेगा वहीं अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है 92 है इसके साथ। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 चौका 8, इसको बगल में लिख लीजिए ताकि इसका आसानी से हम लोग विभाजन कर सकें। 92, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 छक्का 12। फिर देखिए यहाँ से विभाजित कीजिए। 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब इसके बाद यह 23 से विभाजित होगा तो 23 कम 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह संख्या 2 गुणे 2 गुणे 23 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में मिल रही हो। तो चलिए देखिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हम लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग देख रहे हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित है।
तो यही आपका HCF हो जाएगा। LCM अगर निकालना है तो LCM में जो संख्याएं उभयनिष्ठ होंगे उनको भी रखेंगे, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। इसके बाद बाकी के संख्याएं नहीं मिल रही हैं, जैसे यहाँ देखिए 3 है, इसमें 2 है, 5 है, 23 है, 17, ये संख्याएं नहीं मिल रही हैं, तो इनको भी यहाँ पर रखेंगे। 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इनका आपको गुणनखंड करना है, मतलब गुणा करना है। तो गुणा करके हम लोग जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग गुणा करेंगे 17 दूनी के 34 और 3 का गुणा करेंगे 23 में, तो 3 तिली के 9 और 3 दूनी के 6। फिर इसके बाद 5 का गुणा 10 में करेंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 यानी इसका गुणा अगर हम करें 69 में 10 का तो 690 हो जाएगा गुणे 34। अब इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए, 690 गुणे 34, तो गुणा करेंगे तो 0 4 9 36, 4 6 24 में 3 जोड़ दीजिए तो 27। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 3 9 27 और 3 6 18 2 20। अब इनको जोड़ लीजिए, 7 7 14 2 1 3, यानी 23,460 इसका LCM आया है। LCM 23,460 है और HCF कितना है, 2। तो आपकी किताब में जो आंसर दिया रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि जांच करने का मतलब होता है सिद्ध करना, और सिद्ध करने वाला अंक का उत्तर नहीं मिलता है। बस आपको ये दिखाना होता है कि दोनों साइड का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF इंटू LCM के बराबर है या नहीं। तो इनको सिद्ध करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि ये सच में दो संख्याओं का योगफल गुणनफल जो है उनके मौसा और लसा के बराबर है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल करना है क्या, 510 और 92। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 510 गुणे 92। HCF क्या है इन दोनों संख्याओं का, तो देखिए 2 है। LCM तो LCM है 23,460। अब हमें ये दिखाना है कि बाएं साइड का गुणनफल दाएं साइड के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो आप यहाँ पर पहले गुणा कर लीजिए, 510 में हमें 92 का गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो 0 2 यहाँ 10 मिलेगा। फिर गुणा करेंगे 0 9 9 5 45। अब इनको आप जोड़ लीजिए, अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो 0 2 9 6 4 यानी 46,920 आ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप लिखेंगे 46,920। अब HCF इंटू LCM का गुणनफल अगर इसके बराबर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 0 2 6 12 2 चौका 8 1 हासिल 9 हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर देखिए जितना मान बाएं साइड में उतना ही मान दाएं साइड में। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन्हीं संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो अब तक यहाँ तक दो क्वेश्चन हम लोग का तीसरा वाला भाग है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा 13 हो जाएंगे, 2 6 12, फिर एक बचेगा 2 8 16 यानी 16 में भाग दिया गया है। फिर 2 से विभाजित कीजिए, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से विभाजित कीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से विभाजित कीजिए, 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर 7 से विभाजित कीजिए, 7 एकम 7। अब 54 को विभाजित कर लीजिए, तो 2 से अगर इसको विभाजित करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 3 से विभाजित करिए
तो 3 9 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिली के 9, फिर 3 एकम 3। तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लीजिए आप। 336, इसके जितने अभाज्य गुणनखंड हैं सभी को यहाँ पर लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसके बाद 54 के अभाज्य गुणनखंड को लिख लीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, HCF। तो HCF के लिए क्या लेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उन अंकों को लेंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ, एक तो संख्या 2 प्राप्त हो रही है और दूसरा नंबर है 3 का, यानी गुणा करेंगे तो 6। इसके बाद नंबर आ जाएगा LCM का। तो LCM में ठीक उसी तरह से चलेंगे जो पिछले सवालों को लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ मान 2 है, फिर अगला उभयनिष्ठ मान 3 है। अब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 2 हैं, तो लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद उभयनिष्ठ यहाँ पर एक 3 गुणे 3 और एक बच गया 7। अब इनको हल करिए। देखिए 2 3 6, अगर इस 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 2 3 6, फिर इस 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 2 3 6, इस 2 में 7 का गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा। फिर देखिए 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 4 के 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 होगा। गुणा करके भी देख लीजिए, 36 गुणे 6, 6 4 के 36, हासिल आपकी हो जाएगी 3, 6 3 18, 3 21, 216। इसके बाद अब बच जाएगा 14। अब 14 का गुणा 216 में करना है। तो देखिए यहाँ पर 216 गुणे 14 कर दीजिए। जब यहाँ पर गुणा करेंगे 4 का 6 में तो 4 6 का 24 हो जाएगा, हासिल 2 हो गई। फिर इसके बाद 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएंगे। फिर 4 दूनी के 8, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 1 फिर 2, ऐसे करके जोड़ दीजिए सभी को। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4 6 6 12, 8 1 9 और एक हासिल 10, और यहाँ पर एक हासिल इसमें आके जुड़ जाएगी। तो 3024 यह LCM प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके लॉस और मस के बराबर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखिए इधर लिख ले रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से संख्याएं ली जाएंगी 336 गुणे 54 और बराबर HCF, और HCF आपका यहाँ से मिल जाएगा 6। LCM तो LCM देखिए 0 इतना। अब इसके बाद इनका अगर गुणा करेंगे तो देखिए वहाँ गुणा करके दिखाया गया है 18,144, और इसका अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। 6 चौके 24, हासिल 2 हो जाएगी, 6 दूनी के 12 2 14 हो जाएगा, हासिल फिर 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर आप 1 उतार देंगे, 3 छक्का 18। तो देखिए दोनों साइड का मान आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लॉसा और मसा के बराबर होता है। नंबर 3 है जिसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मसा होता है। LCM का मतलब होता है लसा। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, तो 12 दिया गया। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो देखिए आप लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 15 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, यानी 5 3 15। फिर इसके बाद 21,
तो 21 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 3 यानी 7 लिखे गए। देखिए 3 को मैं क्यों लास्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहूँ तो सभी को दिखाऊँ तो एक लाइन में वो दिखाई दे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि उभयनिष्ठ कोई संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड में। तो हमने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ, अब इन तीनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए देखिए कि इनके अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए 3 सब में है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अगर पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए आप लोग इसमें देखिए ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें पहले उभयनिष्ठ संख्याओं को लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं होंगी उन्हें भी रखेंगे। तो देखिए अब उभयनिष्ठ कौन सा अंक नहीं है, यहाँ पर 2 गुणे 2, क्योंकि वो किसी में भी नहीं है। फिर इसके बाद 5, इसके बाद 7। अब देखिए इनका गुणा हम लोग करेंगे, तो 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा अगर 7 में कर देंगे तो 6 7 42 गुणे 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा 42 में करेंगे तो 420। देखिए ये एलसीएम निकल गया। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 की तरफ चलें और इसको हल करें तो देखिए पहले क्या है 17, और 17 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से और 1 से ही कटेगी, यानी तभी इसका अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1 होगा, और 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 1 होगा, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे 1 होगा। अब एक देखिए तीनों के गुणनखंड में है, इसका मतलब अगर हम एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का निकालें तो 1 प्राप्त होगा। एलसीएम अगर प्राप्त करना हो कि एलसीएम कितना होगा, तो पहले लिखेंगे 17 फिर गुणे 23 गुणे 29। अब इन तीनों संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वह 11,339 आएगा। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये एलसीएम हो गया। अब एक क्वेश्चन और बच गया, तीसरा नंबर, ये तीसरा क्वेश्चन है 8, और 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8 होगा, और इसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, फिर इसके बाद 25, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 5 गुणे 5। अब देखिए अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो सब में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि कॉमन हो। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का एक गुणनखंड अगर वह संख्या शून्य न हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड हम उसमें एक एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक सभी का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अब एचसीएफ निकालिए अब तीनों संख्याओं का। तो देखिए एचसीएफ का मतलब कि तीनों के गुणनखंड में वह संख्या उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 सभी में है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात की जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में जो मिलेंगे पहले उनको रखेंगे, तो सब में 1 प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 गुणे 3, क्योंकि ये सब में उभयनिष्ठ नहीं है। फिर इसके बाद 5 गुणे 5। अब इनका गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहले 2 दूनी के 4 और 50 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 तिली के 9, और 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, 18 कम 18। अब 18 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भाग हैं सभी कंप्लीट हुए। नंबर 4 है एचसीएफ। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा गया है, 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब बताया जा रहा है कि मौसर, यानी मौसर 9 है किसका, तो 306 और 657 का, यानी 306 और 657 का मौसर दिया है। तब आपसे पूछ रहा है लसा ज्ञात कीजिए, लेकिन लसा किसका पूछ रहा है निकालने के लिए,
तो उन्हीं संख्याओं का जिन संख्याओं का HCF दिया गया है, यानी 306 और 657। तो आप फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। आप उस फार्मूले को भी लगा सकते हैं या उसी दो संख्याओं के गुणनफल के जगह लिखा जाता है प्रथम पद गुणे दूसरा पद बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो प्रथम पद देखिए दोनों जगह पर अगर देख, क्योंकि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ लिखी गई है, तो प्रथम पद कितना है 306 इंटू दूसरा पद है 657। HCF, तो इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9। LCM पूछा जा रहा है, तो LCM हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ये संख्या गुणा में, अगर इसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो इन सभी संख्याओं के बटा में हो जाएगा। तो ये गुणा है, इधर आके भागा बनेगा, यानी बटा में। अब भागा दीजिए, 9 से अगर 306 को काटेंगे तो 9 तिली 27 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, इसके बाद 6 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, फिर गुणा, यहाँ पर 657 है बराबर LCM। अब देखिए 34 का गुणा कहाँ करना है, 657 में। देखिए मैंने यहाँ पर गुणा करके दिखाया है, 4 का गुणा जब साथ में करेंगे 28 है, मतलब सभी का गुणा करके यहाँ पर दिखाया गया। गुणा अगर करेंगे तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा 22,338 आएगा। इन्हीं संख्याओं का यहाँ गुणा करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 22,338 बराबर LCM, और यही आपका आंसर हुआ। क्योंकि पूछा गया है कि इन संख्याओं का अगर मस्सा दिया है तो लस्सा बताइए कि क्या होगा। नंबर 5 है, इसमें लिखा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात पे n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या 2 और 5 से ही विभाज्य होगी। इसका मतलब हुआ कि उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं। तो हमने मान लिया कि एक उदाहरण, कोई संख्या ले लिया जिसके आखिरी में 20 है। ये छोटी संख्या लिया हूं, आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड करना चाह रहा हूं। पहले तो 2 से विभाजित करेंगे तो 10, फिर 2 से विभाजित करेंगे 5, फिर 5 से विभाजित कर दीजिए। तो अगर ये संख्या 20 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें देखना है कि कौन कौन से इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको देखिए घातांक के रूप में अगर लिखना चाहें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो देखिए 2 की घात पे आप 2 लिख सकते हैं। ये 2 की घात पे जो ऊपर 2 लिखा गया यह प्रदर्शित कर रहा है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो आया है वह 2 बार आया है, इंटू 5, इतना लिख दिए। तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 अंक होंगे वह संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 ही रहेगा। अगर मान के चलिए आप कोई बड़ी संख्या लेना चाह रहे हैं तो बड़ी संख्या का भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे 120 हमने ले लिया तो 2 6 12 यानी 60 हो जाएंगे। फिर 2 से काटिए तो यहां जब इसको विभाजित करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 2 से इसको विभाजित करिए तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको विभाजित करिए तो 5। अब इसको फिर 5 से विभाजित करिए 1। अब देखिए इसमें 2, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर लिखना चाहें 120 का
तो 2 यानी 2 कितने बार आया है, तो 3 बार आया है, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में अगर शून्य होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 होना आवश्यक है। तो अब यहां पर देखिए, हम इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसका हल अब हम करेंगे। अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका आखिरी अंक भी शून्य पर ही समाप्त होगा। तो अगर इसके हल पर हम निकालें इसका हल, तो 6 के घात पे देखिए हमने पहले n जैसा दिया है क्वेश्चन वैसे रखा। अब इसका गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे के घात पे n। अब घातांक का नियम भी आप लोग जानते होंगे कि a इंटू बी के पावर अगर n हो तो इसका फार्मूला होता है a पावर n इंटू बी पावर n, यानी ये जो अलग अलग संख्याएं हैं इन पे वही घात दोनों पर समान घात लगा दिए जाते हैं। तो उस प्रकार से अगर इस पे घात लगाएंगे तो यहाँ n हो जाएगा और 3 पर जो घात लगाएंगे वो n। अब देखिए 6 के घात पे n का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 के घात पे n, यानी इसका मतलब कि 6 के घात पे n वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 जो आया है वह n बार आया है, 3 कितने बार आया है, n बार आया है। अब इसमें आपको ये देखना है कि 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं। अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होगा तब यह संख्या n का चाहे कोई भी मान रख लीजिए, वह संख्या का आखिरी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर तो 5 आया नहीं, जबकि यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में दिखाया हूं जितने भी अंक लिए हैं जिसके लास्ट में शून्य है उनके गुणनखंड में 5 जरूर पाया गया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 के घात पे n का आखिरी अंक शून्य नहीं होगा। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 के घात पर n का आखिरी या अंक, लास्ट अंक भी लिख सकते हैं, तो मैं आखिरी यहाँ रहने दे रहा हूं, आखिरी अंक शून्य नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नंबर 6 है, इसमें लिखा गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। यानी हमें इन दोनों संख्याओं को ये दिखाना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं, मतलब ये किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होंगी। तो कोई भी संख्या अगर भाज्य होती है तो वह स्वयं एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। इसका मतलब कि उसके गुणनखंड में उस संख्या के अलावा अन्य संख्याएं भी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इनके गुणनखंड में देखते हैं कि क्या इनके गुणनखंड में बस एक ही अंक प्राप्त हो रहा है कि 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अगर 2 संख्याएं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि ये अंक भाज्य हैं।
तो सबसे पहले हम पहले वाले अंक को हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो लिखा गया है यहाँ से हम पहले इसको उतार ले रहे हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें क्या करना है कि दोनों जगह से हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन करना है। तो देखिए यहाँ पर आप 1 का गुणा अगर 13 में कर देंगे तो 13 कम 13 रहेगा। अब दोनों जगह से अभाज्य गुणनखंड हम कॉमन करेंगे 13, क्योंकि देखिए यहाँ से सभी अंकों में 13 का गुणा है और यहाँ भी 13, तो दोनों जगह जब एक ही संख्या है तो उसको बाहर कॉमन कर लीजिए। तो 13 से जब 13 कट जाएगा तो यहाँ 11 साते 77 बचेगा, प्लस अगर यहाँ 13 से भागा देंगे 13 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको हल जब करेंगे तो लिखेंगे 13 और इसको जोड़ लीजिए तो 78। अब देखिए ये जो संख्या दी गई थी इसको हल करने पर एक 13 आया, दूसरी संख्या 78 है। अभी 78 को भी आप विभाजित कर सकते हैं। अगर 78 को विभाजित करेंगे तो उसमें भी और अंक आएंगे। इसका मतलब कि ये जो दी गई संख्या है वह स्वयं यानी एक ही संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि इसके कई अभाज्य गुणनखंड भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या विभाज्य है, मतलब ये किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हैं, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब इसके बाद अगले वाले को चेक करिए तो फिर लिखेंगे पुनः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब 5 में हम 1 का गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुणा हुआ है 5 और इतनी संख्या है इनमें भी 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। तो जो संख्या दोनों जगह गुणनखंड में रहेंगे उसको आप कॉमन कर लीजिए यानी बाहर निकाल लीजिए। तो हम 5 को अगर कॉमन कर लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 6 7 42 और यहाँ देखिए 4 यहाँ 12 दूनी के 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस 5 से 5 विभाज्य हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब 5 को रहने दीजिए। 24 में हमें 42 का गुणा करना है, तो 42 गुणे 24 करके देख लीजिए इसका आंसर क्या रहा। 2 चौका 8, 4 चौका 16, फिर 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, तो 1008 और प्लस में 1। अब इसको जोड़ लीजिए, जब इसको हल करेंगे तो 1009, यानी ये जो दी गई संख्या है इसमें भी 2 अभाज्य गुणनखंड संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसको हल करेंगे तो और भी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम लिखेंगे चूंकि संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हैं, इसलिए अब ये जो अंक दिया गया इसको लिख लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान
का एक चक्र लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कहा गया है कि किसी खेल के मैदान में, यानी कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक वृत्ताकार पथ है। तो हमने मान लिया कि एक वृत्त के आकार का ये रास्ता दिखा दिए। मान लीजिए कि ये वृत्त के आकार का कोई पथ है। इस पथ पर रवि और सोनिया दो ऐसे लोग हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। हमने मान लिया कि उनके चलने की जो दिशा है ये इस दिशा से इस दिशा में आ रहे हैं। तो माना गया वो चलेंगे जिस बिंदु से उसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा। हमने वह प्रारंभिक बिंदु भी यहीं दिखा दिया कि ये प्रारंभिक बिंदु, यहां से ही वो चलना प्रारंभ करेंगे। तो सोनिया जब इस पथ पर चलती है तो बताया गया उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी पथ पर अगर रवि एक चक्र पूरा करता है तो उसे 12 मिनट का समय लगता है। तो पूछा जा रहा है कि अगर वे दोनों इसी स्थान से, यानी एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब दो व्यक्तियों के समय अलग अलग हो और वह एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में सदैव उनका औसत समय लिया जाता है और औसत समय का मतलब होता है लसअ। तो हम इन दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं समय दोनों के लिए, इनका हम अगर लसअ निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इनका अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है कि गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम किसी भी विधि का उपयोग करके लगा सकते हैं। तो 18 के लिए देखिए 6 18 होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 फिर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 12। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है? औसत समय। औसत समय का मतलब लसअ। तो अगर हम लसअ निकालेंगे तो इसको एलसीएम बोलेंगे। एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों में मिलेंगे पहले उनको रखेंगे और जो नहीं मिलेंगे उन्हें भी दर्शाएंगे। तो दोनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है? 2, फिर इसके बाद 3 और इसके बाद ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें भी लिखा जाएगा 3 गुणे 2। और देखिए 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36 या 2 3 6, 2 3 6, 6 6 के 36। 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को जिस बिंदु से चले हैं उस बिंदु पर पहुंचने में।